जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का 7वां प्रश्न पत्र संस्कृत विषय का राजन सीरीज में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को कराने वाले हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था पार्ट 1 के नाम से। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 61 तक के प्रश्नों को कंप्लीट कराया था और आज के इस वीडियो में हम पूरा बहुविकल्पी प्रश्न कराने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न होगा, विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है मतलब मुख के किस भाग से विसर्ग को उच्चारित किया जाता है? कंठ से, तालु से, दंत से, ओष्ठ से। तो विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ है। कंठ का एक सूत्र भी है, अकु विसर्जनिया नाम कंठ, मतलब अ आ ये सब इसका उच्चारण कहाँ से होता है? मतलब कंठ से होता है। इसके अलावा आ गया कंठ से। इसके बाद क वर्ग, क वर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या है? कंठ है। आ क वर्ग और उसके बाद विसर्ग, विसर्ग इन सभी का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? कंठ होगा। तालु का उच्चारण स्थान ट वर्ग, ट वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। बात करें दंत की, दंत में आता है त वर्ग, त वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा। ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ में आता है प वर्ग, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। यह सारी चीजें क्लियर। गमनम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है। तो गमनम में प्रयुक्त प्रकृति का मतलब है कि वह किस धातु का है, उसका मूल क्या है, यह पूछ रहा है। उसके बाद पूछ रहा है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो गमनम में यह गम धातु का है और इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है? तो सबसे पहले यह जानते हैं कि प्रत्यय है क्या। ऐसे शब्दांश जो शब्द के पीछे लगकर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। और उपसर्ग, ऐसे शब्दांश जो शब्द के आगे लगकर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। तो गमनम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय पूछ रहा है। तो गमनम में गमलुट्य या गमयुच, गम अन, त्यज, ल्यप। गमनम में कौन सी प्रकृति एवं प्रत्यय है? तो यहाँ पर गमलुट्य, गम धनलुट्य, ऑप्शन पहला सही होगा। प्रकृति और प्रत्यय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पठनियम, पठनियम पद में धातु एवं प्रत्यय है। पठ अनियर, पठ तुमुन, पठ सत, सभी। तो यहाँ पर प्रत्यय कौन कौन सा है? अनियर है, तुमुन है, सत है। लेकिन इनका उपयोग कहाँ पर होता है? जहां पर अनियर प्रत्यय लगता है तो अनियर का अर्थ होता है पढ़ने योग्य, योग्य, योग्यता की बात करता है अनियर। और तुमुन प्रत्यय लगता है तो वहां पर होता है के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। अगर लिखा जाता है तो वहां पर तुमुन प्रत्यय होता है। और तृत प्रत्यय कहाँ पर लगता है? जैसे पढ़ा हुआ, लिखा हुआ, गया हुआ, तो वहां पर श्रत प्रत्यय लगेगा। तो यह सारी चीजें समझ में आई। उसके बाद में एक और पूछता है, एक और पूछता है वत्वा, वत्वा प्रत्यय का प्रयोग कहां पर होता है? जहां पर पढ़कर, लिखकर, सुनकर, वहां पर वत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो अब बात करते हैं कि पठनियम पद धातु में कौन सा प्रत्यय है? तो पठ धातु है और अनियर प्रत्यय है। ऑप्शन पहला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो कर्ता का प्रकृति एवं प्रत्यय, कर्ता में कौन सी प्रकृति है और कौन सा प्रत्यय है? तो कर्ता में कृत्वा, कृतुमुन, कृसत, कृत्वच, त्रिच, कृत्रिच। तो कर्ता का प्रकृति और प्रत्यय कृत्रिच, कृत्रिच, कृ धनत्रिच, ऑप्शन द सही होगा। पठ धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर रूप होगा पठितुम, पठित्वा, पठितुम, सभी। तो पठ धातु में अगर तुमुन लग जाता है तो मतलब पढ़ा हुआ, पढ़ने के लिए, मतलब तुमुन लगता है। अगर तुमुन लग जाता है तो वहां पर पढ़ने के लिए, पठितुम। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। पठितुम का मतलब होता है पढ़ने के लिए। पठ धातु में
श्रित प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? श्रित। पठित्वा, पठन, पठितुम, कोई नहीं। तो यहाँ पर श्रित प्रत्यय लगेगा तो पठ धातु में पठन हो जाएगा। ऑप्शन ब सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, समास का अर्थ विस्तार है, व्याख्या है, योग है या संक्षेप है? तो समास है क्या, सबसे पहले यह समझते हैं। आपको पहले वीडियो में हमने समास के बारे में पूरा डिटेल के साथ चर्चा किया था। वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं समास है क्या। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक सार्थक शब्द बनाते हैं जिसका काम भाषा को संक्षिप्त, भाषा को कैसे संक्षिप्त और व्यापक प्रभावी बनाने के लिए हम समास शाब्दिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो समास क्या करता है, कई वाक्यों को, जब दो या दो से अधिक वाक्य मिलकर जब एक सार्थक शब्द बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। मतलब यह क्या करता है, भाषा को संक्षिप्त और प्रभावशाली बनाता है। तो यहाँ समास का अर्थ है संक्षेप, संक्षेपीकरण होता है समास में। 50 का अर्थ है 15, 25, 50, 100। तो 50 का मतलब होता है 50। आपको तो गिनती संस्कृत में 100 तक तो आनी चाहिए, इसको याद रखिएगा। पावक में संधि है। पावक में कौन सी संधि है? गुण संधि है, अयादि संधि है, वृद्धि संधि है या यण संधि है? जब आप देखिए लगभग 70 से 80% जो प्रश्न है, अगर संधि दिया हुआ है उसमें बीच में व आए, य आए, तो वहां पर कौन सा होता है, अयादि संधि होता है। अयादि संधि का सूत्र क्या होता है, एचो यवा यावह। एचो यवा यावह मतलब ए या ऐ के बाद में, ए या ऐ के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो वहां पर अय या आय हो जाता है। और ओ या औ के बाद में, ओ या औ के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो अव आव हो जाता है। यह सारी चीजें क्लियर हुई। तो यहाँ पर क्या होगा, अयादि संधि होगा। अकस वर्णे दीर्घ मतलब अगर दीर्घ संधि है, छोटा मतलब दीर्घ और लघु, लघु लघु मिलकर भी दीर्घ बनाते हैं, ये कौन कहता है, अकस वर्णे दीर्घ। और बात करते हैं वृद्धि संधि की। वृद्ध रेच संधि है, वृद्धि संधि का फार्मूला है वृद्धि रेच संधि। इको एड़च यह यण संधि का फार्मूला है। यह सब यह फार्मूले भी डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। अंग य अड़ न म कौन सा व्यंजन है? तो अनुनासिक व्यंजन जो नाक के बल बोला जाता है वो कैसे होते हैं, अनुनासिक होते हैं। संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ। जब दो वर्णों के मेल से जब कोई व्यंजन बनता है तो कैसा है, संयुक्त व्यंजन है। त थ द ध न का उच्चारण, त वर्ग का उच्चारण किसमें होता है, त वर्ग का उच्चारण दंत से होता है। त वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, दंत से होता है। इसका फार्मूला होता है रीति लसानाम दंत। रीति का मतलब होता है री, तवर्ग, तवर्ग और ल और स का उच्चारण कहाँ से होता है, दंत से होता है, इसको याद रखिएगा। और कंठ का अकु विसर्जन्याम कंठ मतलब अ आ, अ और आ और क वर्ग और विसर्ग, यह सभी का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है, इसको याद रखिएगा। मूर्धा में च वर्ग आता है, मूर्धा में ट वर्ग आता है और तालव्य में च वर्ग आता है, ओष्ठ में प वर्ग आता है। यह सारी चीजें क्लियर हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप, उपरोक्त, उपर्युक्त, उपयुक्त, उपर्युक्त। तो संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से इसमें सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, तो उपर्युक्त है। ऑप्शन ब सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संख्यावाची में षष्ठ नवति, षष्ठ नवति अंक का वाचन होता है। षष्ठ का मतलब होता है 6, नवति का मतलब होता है 90। तो 90 और 6 कितना होगा, 96। तो ऑप्शन ब सही होगा। ज वर्ण का उच्चारण स्थान, मैंने बताया ना, च वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, ताल से होता है। तो ऑप्शन ब सही होगा, तालव्य। ईचू यसा नाम तालु मतलब इसका सूत्र क्या है,
ईचू मतलब ई और च वर्ग, ईचू यसा नाम तालु मतलब यह, ईचू मतलब ई च वर्ग और य और स का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। अकु विसर्जनिया नाम कंठ मतलब यह कंठ का है। और कौन सा है? ऋत लसा नाम दंत, दंत का है। यह सारी चीजें क्लियर हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है अभव धातु रूप में पुरुष और वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन। तो अभव जिसमें अ आगे लगा होता है वो कौन सा होता है? लंग लकार होता है। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, और लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, और लिट लकार का मतलब होता है भविष्य काल। यह सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अभव, अभव धातु रूप में पुरुष और वचन पूछ रहा है, तो मध्यम पुरुष एक वचन होता है। प्राय उत्तर पद प्रधान समास होता है, मतलब जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। और जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जब दो पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर द्विगु समास होता है। जहां पर प्रथम पद विशेषण दूसरा पद विशेष होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। और जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है। और जहां पर प्रथम पद संख्यावाची होता है वहां पर द्विगु समास होता है। यह सारे समास हमने प्रथम वीडियो में बड़े डिटेल के साथ पढ़ा है। तो मतलब आप लोग अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा समास को लेकर, संधि को लेकर। यह सारी चीजें हमने बेहतर तरीके से क्लियर किया है। तो जहां पर उत्तर पद प्रधान होता है वहां पर तत्पुरुष समास होगा। अव्ययी भाव समास में सबसे पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है, इसको भी याद रखिए। कर्ता का इष्टतम कारण है संबंध, करण, संप्रदान, कर्म। तो कर्ता का इष्टतम कारण होता है कर्म, ऑप्शन द सही होगा। अकस वर्णे दीर्घ, देखो मैंने पहले बताया था ना, सूत्र इसीलिए बोल रहा था। मतलब दीर्घ के लिए अकस वर्ण दीर्घ, अयादि संधि में एचो यवायाव, गुण संधि में आदि गुण गुण संधि, गुण संधि का फार्मूला है इको यणच, यह यण संधि का फार्मूला है। वृद्ध रेच, वृद्ध रेच वृद्ध संधि का फार्मूला है, सूत्र है। एचो यवायाव यह किसका है? अयादि संधि का है। अकस वर्णे दीर्घ, दीर्घ संधि का है। यह सारी चीजें देखिए मैंने शुरू में इसीलिए डिटेल के साथ पढ़ाता हूं जिससे जो आगे आने वाले प्रश्न है उसको बड़े ही आसानी से आप लोग कर पाए। मधुधन अरि की संधि होती है, ऊ के बाद में अ आ जाए या कोई असमान स्वर आता है तो वहां पर क्या हो जाता है? तो यह है यण संधि। यण संधि में क्या होता है कि ऊ के बाद में कोई असमान स्वर आए तो ऊ की जगह पर क्या हो जाता है? वह हो जाता है। तो यहाँ पर ऊ के बाद में माध्वरी, ऑप्शन द सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है चेयनम की संधि होगी। चे मतलब अय का मात्रा, ए का मात्रा, ए के बाद में कोई असमान स्वर आए तो ए के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो किसमें आता है? एचो यवाया वह, अयादि संधि। तो ए किसमें बदल जाता है? अय में बदल जाता है। ए किसमें बदल जाता है? अय में। तो चे हो जाएगा चयनम, चयनम। बात क्लियर हुआ। अवनीश में संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। तो अवनीश का सबसे पहले संधि विच्छेद कीजिए। अवनी, अवनी धन नीस, अवनी धन नीस। तो क्या हो जाएगा? अवनीश। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अवनी धन नीस, ई मिलकर क्या बना रहे हैं? बड़ी ई। तो अवनी का मतलब होता है पृथ्वी, नीस का मतलब होता है स्वामी, अवनीश। तो दीर्घ संधि होगा, ऑप्शन पहला सही होगा। और वृद्धि संधि में कहां पर होता है? जहां पर वृद्धि संधि ए या अय दिखाई दे, अय दिखाई देता है तो वहां पर क्या होता है? वृद्धि संधि होता है। औ दिखाई देता है वहां पर क्या होता है? वृद्धि संधि होता है। वृद्धि संधि की यही पहचान है, इसको याद रखिएगा। प्रयुत्तर, प्रयुत्तर में संधि है यण, गुण,
वृद्धि अयादि। तो प्रयुत्तर में यण संधि है, ऑप्शन अ सही होगा। देवालय, देवधन आलय, देवधन आलय में दीर्घ संधि है। यह सारी चीजें क्लियर हुई। एकोन चत्वारिशंत, एकोन चत्वारिशंत का मतलब है 39, ऑप्शन ब सही होगा। चत्वारिशंत का मतलब होता है 40, एकोन चत्वारिशंत का मतलब हो गया 39, चत्वारिशंत का मतलब हो गया। और त्रिशत का मतलब होता है 30, विसंत का मतलब होता है 20। इसको याद रखिएगा। चोर भयम में समास है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। चोर भयम, चोर की बात कर रहा है, चार की बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। भयार्थक और रक्षार्थक धातुओं में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो भयार्थक और रक्षार्थक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अहम बालकम पश्यामि, अहम बालकम पश्यामि वाक्य का कर्म वाच्य में परिवर्तित कीजिए। ये है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर अहम बालकम पश्यामि का होगा मया बालकम दृश्यते, ऑप्शन पहला सही होगा। ओम में ओ के आगे जो एक लगा है यह दीर्घ है, लघु और दीर्घ। यह है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, इनमें से कोई नहीं। यह जो मैंने पार्ट 1 बनाया है ना, उसमें मैंने सबसे पहला ही क्वेश्चन काफी डिटेल के साथ पढ़ा है। तो पहले क्वेश्चन में हमने बताया जिस स्वर के उच्चारण में, जिस वर्ण के उच्चारण में दो मात्रिक से ज्यादा समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है, प्लुत स्वर कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। ई वर्ण का उच्चारण स्थान है, ई का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ई का कंठ, ताल, मूर्धा, ओष्ठ। तो कंठ का क्या होता है, ई का वर्ण उच्चारण स्थान क्या होता है, ताल होता है। कंठ में होता है विसर्ग, क वर्ग होता है, ओष्ठ में प वर्ग होता है, और श में मूर्धा होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न, पितृडम पद में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। तो यहाँ पर कौन सी संधि है, सबसे पहले यह बताइए। तो पितृडिम में कौन सी संधि है? तो पितृडिम का पहले संधि विच्छेद कीजिए। पृत धन श्रीडम, पृथ्वीश्रीडिम में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है, ऑप्शन द सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है, ज्ञान विना न मुक्तिम, ज्ञान विना न मुक्ति है, ज्ञानेन विना न मुक्ति है, ज्ञानात बिना न मुक्ति है, उपयुक्त में से सभी। तो ज्ञान बिना न मुक्ति है, यह शुद्ध वाक्य है। चतुर्विसंति का अर्थ है 24, विसंति जहां पर दिया होगा मतलब 20 की बात कर रहा है, तो 24 होगा। संस्कृत में भविष्य काल के लिए प्रयोग के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है, मतलब कौन कौन से लकार? लट लकार वर्तमान के लिए किया जाता है, लिट लकार होता है भूतकाल के लिए होता है, लंग लकार भूतकाल के लिए होता है, भूतकाल के लिए होता है, और लिट लकार जो होता है भविष्य के लिए होता है, भविष्य काल के लिए होता है। लोट लकार जो होता है ज्ञान आज्ञा अनुरोध के लिए होता है, आज्ञा अनुरोध के लिए क्या होता है, लोट लकार होता है। और विधि लिंग चाहिए या संभावना के लिए प्रयोग किया जाता है। यह सारी चीजें क्लियर हुई। तो यहाँ पर पूछा भविष्य के लिए, तो लिट लकार ऑप्शन सही होगा। अब पूछ रहा है हरि हरव में कौन सा समास है? हरि हरव का मतलब, हरि का मतलब है भगवान विष्णु, हरव का मतलब है भगवान शंकर। तो विष्णु शंकर की बात कर रहा है, तो दोनों पद प्रधान है, तो यहाँ पर होगा द्वंद्व समास। जहां पर पहला पद प्रधान, पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। पहला पद संख्यावाची होता है तो द्विगु समास होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। नवरत्नम में कौन सा समास है? नवरत्नम, नवरत्नम में कौन सा समास है? तो नौ का मतलब है गिनती की बात कर रहा है, तो वहां पर द्विगु समास होगा। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर की बात कर रहा है, तो तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय समास होगा, द्वंद्व समास होगा, या द्विगु समास होगा। लंबोदर भगवान गणेश को कहा जाता है,
तो बहुब्रीहि समास होगा। लेकिन यहाँ पर बहुब्रीहि समास दिया नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा समास है? तो यहाँ पर कर्मधारय समास है, जिसका लंबा उदर हो, मतलब विशेषता बता रहा है पेट की, तो यहाँ पर क्या है? कर्मधारय समास है। ऑप्शन पहला दूसरा सही होगा ब। नपुंसक लिंग है बालक, एत, नदी, सर्वा, तो इसमें से कौन सा नपुंसक लिंग है? तो एत का मतलब होता है यह, तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही होगा। पितु किस विभक्ति व वचन का रूप है? तो पितु पंचमी एक वचन का रूप है। यह सारी चीजें आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए ना कोई ट्रिक है ना कोई जादू बता देगा कि आप कर लेंगे। इसको याद रखिएगा, तभी आप पेपर में बेहतर कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, धनों का विभक्ति वचन, धनों में कौन सी विभक्ति वचन है? षष्ठी एक वचन है। वारी शब्द में तृतीया एक वचन में चुनकर सही रूप लिखिए। तो वारी शब्द में तृतीया एक वचन में चुनकर सही रूप लिखिए, तो वारिड़ा होगा, वारिड़ा। ऑप्शन पहला सही होगा, वारिड़ा। वारिड़ा का मतलब होता है जल या पानी। यहाँ पर तीसरी विभक्ति है। तीसरी विभक्ति कौन सी है? वारिड़ा है। सर्व शब्द का सर्वेशाम रूप बनता है प्रथमा में, चतुर्थी में, षष्ठी में, सप्तमी में, तो यह षष्ठी में बनता है। पश्यामी रूप किस लकार का है? तो अगर अ आगे लगा है तो कौन सा है? लंग लकार का है। अ आगे लगा है तो लंग लकार का। पठिष्यामि यह लट लकार का है, वर्तमान काल की बात कर रहा है। लिट लकार की बात करें तो भविष्य का बात करेगा। लोट लकार की बात करें तो आज्ञा अनुरोध की बात करेगा। विधिलिंग की बात करें तो चाहिए और संभावना के लिए। धमनम में संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, यड़ संधि। तो भमनम में मैंने बताया ना, व और य अगर बीच में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा चांस है वह अयादि संधि होगा। वसुधैव में संधि है, वसुधैव में संधि, यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। तो यहाँ पर क्या है? अय का मात्रा अगर आ रहा है संधि विच्छेद के बाद में तो वहां पर वृद्धि संधि होगा, और ए का मात्रा आ रहा है तो वहां पर गुण संधि होगा। य और व आ रहा है तो अयादि संधि होगा। अब बात करते हैं भ्रातरों में समास है। समारहा समास, एक शेष द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास कोई नहीं। तो यहाँ पर एक शेष द्वंद्व समास होता है। तो द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। विद्याधनम में समास है, विद्याधनम तत्पुरुष समास है। दिगु समास है, कर्मधारय समास है कोई नहीं। तो यहाँ पर विद्याधनम धन की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। बहुब्रीहि समास के दो कितने भेद हैं? तो बहुब्रीहि समास के दो भेद हैं। कौन कौन से? समान अधिकार, समान अधिकरण बहुब्रीहि समास और व्याधिकरण बहुब्रीहि समास, यह दो समास हैं। जिसमें दोनों पद समान विभक्ति के होते हैं तो वो क्या होता है? समान अधिकरण बहुब्रीहि समास होता है। और जिसमें दोनों पद अलग अलग विभक्ति के होते हैं तो व्यधिकरण समास होता, बहुब्रीहि समास होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निरीक्षिकम में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। तो निरीक्षिकम में अव्ययी भाव समास है। चंद्रशेखरम में कौन सा समास है? तो चंद्रशेखर का मतलब है जिसके सिर पर चंद्रमा हो। चंद्रशेखर किसे कहा जाता है? बहुब्रीहि समास को। तो यहाँ पर ऑप्शन स सही होगा, भगवान शंकर को। मतलब दो पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। त्रिलोचन में समास है, त्रिलोचन में द्विगु समास है, क्योंकि त्रि क्या है? तीन की बात कर रहा है, तो ऑप्शन पहला सही होगा। यशोधरा में कौन सा समास है? तो यशोधरा में बहुब्रीहि समास है। समुद्रम में कौन सा समास है? तो समुद्रम में अव्ययी भाव समास है। क्योंकि समास मैंने पूरे क्लियर तरीके से बता दिया है तो आप बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। तो स्वर के भेद नहीं है। दीर्घ स्वर, हस स्वर, प्लुत स्वर अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यह नहीं है। स्वर कहलाते हैं। अच प्रत्याहार जो हैं वो क्या है? हमारे स्वर हैं। और हल प्रत्याहार जो हैं हमारे व्यंजन हैं। स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक सभी क्या हैं? हमारे स्पर्श व्यंजन वर्ग हैं। व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। हल प्रत्याहार क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते
हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर के बाद में जिन स्वर के उच्चारण में 3 मात्रिक का समय लगता है या उससे अधिक उसे अपलुत स्वर कहते हैं। ट वर्ग के व्यंजन के वर्ण कहलाते हैं। ट वर्ग के व्यंजन वर्ण कहलाते हैं अंतस्थ, ऊष्म, स्पर्श, संयुक्त। मतलब क वर्ग से लेकर प वर्ग तक सब क्या है? स्पर्श व्यंजन है। व वर्ग का उच्चारण स्थान, व का उच्चारण स्थान क्या है? दंत ओष्ठ है, कंठ ओष्ठ है, दंत ओष्ठ है, कंठ ओष्ठ है, कंठ तालु है, मूर्धा है। तो व वर्ग का जो उच्चारण है वह दंत ओष्ठ है। दंत का किसका उच्चारण स्थान है? दंत, फ दंत से उच्चारित होता है ट, ल, स। लृत लसानाम दंत, लृत लसानाम दंत की बात कर रहा है तो लृ, त वर्ग और ल और स किससे उच्चारित होते हैं? दंत से उच्चारित होते हैं। ऑप्शन स सही होगा। ज वर्ग का उच्चारण स्थान मैंने बताया था तालु, ऑप्शन पहला सही होगा। य वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो य वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कंठ तालु में उच्चारित होने वाले कौन से वर्ण हैं? कंठ तालु से उच्चारित होने वाले ए, ऐ, ओ, उ, ई, ओ, औ। तो ए और ऐ जो है वह कंठ तालु से उच्चारित होते हैं। पठेत किस लकार का रूप है? लट, विधिलिंग, लिट, लोट लकार। पठेत, पठेताम, पठे हुए सब क्या है? विधिलिंग का है। अपठत, अपठताम लंग लकार का है। पठिच्यत ये सब शुरू होता है तो लट लकार से। लंग लकार में अपठत, अपठताम लंग लकार में। लिट लकार में भविष्य की बात होती है। यह सारी चीजें हो गई। तो पंचमी विभक्ति का कारक चिन्ह होगा। तो पंचमी विभक्ति का कारक से अलग के द्वारा अपादान कारक होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह होगा। संप्रदान में होता है पर की बात करता है के लिए। संप्रदान के लिए होता है, संप्रदान के लिए होता है और अपादान से अलग होता है। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है संप्रदान के लिए होता है। अपादान के लिए पंचमी विभक्ति होता है। कर्ता प्रथम विभक्ति के लिए कर्म, दूसरी विभक्ति के लिए करण, तीसरी विभक्ति के लिए होता है। तृतीया विभक्ति में क्या होता है? करण होता है। ऑप्शन पहला सही होगा। उल्काय तम रोचते, तो वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो उल्काय में कौन सी विभक्ति है यह बताइए। तो उल्काय में चतुर्थी विभक्ति है। ऑप्शन ब सही होगा। उल्काय में चतुर्थी विभक्ति है। ऑप्शन ब सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सहरय कुप्याति में हरय शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो हरय शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। ऑप्शन स सही होगा। तिलेषु में प्रयुक्त विभक्ति, तो तिलेषु में सप्तमी विभक्ति है। क्रोधात में कौन सी विभक्ति है? तो क्रोधात में पंचमी विभक्ति है। ऑप्शन स सही होगा। संस्कृत भाषा में यम है 12, 10, 4, 5। तो संस्कृत भाषा में यम 4 है। ऑप्शन स सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संस्कृत भाषा के वर्ण भेद, तो संस्कृत भाषा के वर्ण भेद कितने हैं? 2 है, स्वर और व्यंजन। ऑप्शन पहला सही होगा। आजीवनम समस्त पद में प्रयुक्त समास है। तो आजीवनम में क्या है? पहला पद क्या है? अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर ऑप्शन स सही होगा क्योंकि पहला पद क्या है? अव्यय है। अगच्छत, अगच्छत रूप है। अगच्छत की बात कर रहा है तो कौन सा है? लंग लकार है। अगच्छत, अगच्छताम तो प्रथम पुरुष है। सर्वनाम शब्द है पुस्तकम, अरण्य, सर्वेश, अश्व। तो यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं, पुस्तकम स्वयं संज्ञा है, अरण्य का मतलब होता है जंगल स्वयं संज्ञा है, अश्व स्वयं संज्ञा है। लेकिन जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन स सही होगा। तो आज संस्कृत का पूरा बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हो गया। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आप लोगों को अगला वीडियो मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।